बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गेटवे टू नो। जो आज का टॉपिक है वो करंट अफेयर और वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड है। तो वो क्या है, वो जो हम देखेंगे जापान के बारे में, जो अर्थक्वेक आया था उसको हम स्टडी करेंगे। हाउ डू अर्थक्वेक लीड टू द डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इम्पैक्ट। हम देखते हैं कि जो साल का आगाज था 1 जनवरी, वो जापान के लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित हुआ और हमने देखा कि जो जल्जले की शिदत थी वो बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा पैमाने पे वो नुकसान देखी गए। तो हम देखते हैं आगे। स्टूडेंट, फिर हम मैग्नीट्यूड और एपिसेंटर के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि 7.5 लेवल का मैग्नीट्यूड था इस जल्जले में, जो कि इसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। अगर इस टाइप का जल्जला अगर पाकिस्तान में आए तो हम देखते हैं कि 60 to 70% जो था ना डिस्ट्रक्शन हो जाती। तो ये हम आगे देखते हैं कि कौन से टाइम आया था। वो 4:10 पे आया था और हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस दिन को आया था। वो है 1 जनवरी को, जो कि मंडे को आया था। इसकी जो लोकेशन है वो हम देखते हैं, जो नोटो पेनिसुला, और नोटो पेनिसुला वो जगह होती है जहाँ पे पानी चारों चारों तरफ पानी घिरा होता है। और हम देखते हैं जो तस्वीर में इस जगह पे नोटो पेनिसुला था, जो कि इशिकावा प्रीफेक्चरी में आया था। जो प्रीफेक्चरी होता है जापान में, वो टोटल 47 है। ये इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये एक जिला के तौर पे, जैसे पाकिस्तान में जिला होता है, इस तरह जो जापान में उसमें प्रीफेक्चरी कहा जाता है। तो हमने जो जापान में मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने रिस्क के बारे में बताया कि अभी भी 20% खदशा है कि अर्थक्वेक इसी टाइप का सेम साइज का जल्जला दोबारा आ सकता है। आगे हम इसके कॉजेज के बारे में देखते हैं कि जो जापान है उसमें जल्जले बहुत ज्यादा आते रहते हैं। उसकी वजह ये मेन वजह ये है कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी ही है। हम देखते हैं कि जो दुनिया में टोटल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो है टोटल 7 है। तो जो 7 टेक्टोनिक प्लेट है यह क्या हर वक्त मूव करती रहती हैं। तो जब ये मूव करती हैं तो इससे क्या होता है, जल्जला आता है। जो हमारी क्रस्ट है वो किसके नीचे है, एक मैग्मा के नीचे है जहाँ पे। तो हम देखते हैं जो उसका टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो जापान में टोटल उसके नीचे कितनी है, 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, 3 to 4। एक साइड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक प्लेट्स है, इस तरफ जो है एशियन प्लेट है, इस तरफ फिलिपाइन प्लेट है और इस तरफ एक पैसिफिक प्लेट है। तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या आते हैं, जल्जले आते हैं। तो इसलिए जो जापान है वो उसमें ज्यादातर एनुअली हम देखते हैं 1500 क्रैक्स एनुअली हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके दूसरी वजह ये भी है, वहां पे इसको जापान को रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक्स की एक्टिविटी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे जल्जले बहुत ज्यादा आते हैं। और इवन कि यहाँ पे बकायदा लोगों को ट्रेन किया जाता है, स्टूडेंट्स को क्लासेस दी जाती हैं कि इन्होंने कैसे नेचुरल डिजास्टर से खुद को बचाना है। और हम देखते हैं कि जो इनका अलार्मिंग जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और बहुत अच्छा है, और लोगों को बहुत अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हम आगे इसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जो कैजुअलिटी थी वो जापान में क्यों कम थी। फिर हम आगे देखते हैं जो हिस्ट्री में ओवरऑल अर्थक्वेक जो आया है वो जापान में ही 2011 में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 9 मैग्नीट्यूड था, और वो बहुत ज्यादा शिद्दत का अर्थक्वेक था। और इसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन वो करके गया था वो $220 बिलियंस की करके गया था। तो हम देख सकते हैं कि जापान में किस टाइप के जल्जले और किस शिद्दत से जल्जले आते हैं। स्टूडेंट्स, हम इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक थी उसमें जो कैजुअलिटी हमें देखने को मिली है वो 213 है। अगर इस कंपैरिजन हम तुर्की के साथ करते हैं तो हमें तुर्की में देखने को मिला कि वहां पे जब लास्ट टाइम जल्जला आया था तो वो बहुत ज्यादा शिद्दत का था और उसमें जो अमवात थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। और हम देखते हैं कि अभी तक जापान में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रेस्क्यू लोग हैं वो भी इतने जख्मी हैं कि वो उनकी भी डेथ हो रही है और उनके पास ना पावर है, ना बिजली है, ना पानी है। तो हम आगे असेसमेंट क्या कर सकते हैं, तो वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें पता चलता है वो ये है कि जो 26,000 लोग हैं अभी तक उनके पास क्या, उनके घर तबाह हो चुके हैं, और जो उनके वो कहाँ एकोमोडेट किए जा रहे हैं, वो स्कूलों में किए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। और जो
और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने क्या 4.7 बिलियन यॉन जो कि बनते हैं $33 मिलियन, वो लोगों को मुहैया किए हैं ताकि उनको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। और वो उसमें है फूड है, वाटर है, ब्लैंकेट्स हैं और द मिल्क एंड द क्लॉथिंग है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही रेस्क्यू में एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी रेस है वो क्या टाइम के अगेंस्ट है, हमें जल्दी से जल्दी लोगों को रिकवर करना है और उनको इस मुश्किल से निकालना है। स्टूडेंट हम इसके एवोकेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जापानी गवर्नमेंट ने जब ज़ल्ज़ला आया तो उसके कैसे लोगों को रेस्क्यू किया और किस तरह जल्दी उन्होंने निकाला। तो हम देखते हैं कि जो जापानी गवर्नमेंट थी उन्होंने 1 लाख के करीब जो रेज़िडेंट्स हैं, उनको उनके रेस्क्यू किया है और कितने ज़िलों से किया है, 9 प्रीफेक्चर्स में किया है उन्होंने। और उनको जो प्रीफेक्चर्स है मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा जापान एक प्रीफेक्चर्स में फैला हुआ है, जो कि टोटल कितनी है 47 है। और जो लोगों को शिफ्ट कहाँ किया गया है, वहाँ पे हॉल्स में किया गया है, स्कूल में किया गया है, ये जिम्नेजियम में किया गया है और एक इमरजेंसी एवोकेशन सेंटर्स भी बनाए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो और हम देखते हैं कि जो डिजास्टर के 1 ही हफ्ते बाद ही उन्होंने क्या किया, कैंपिंग टेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जो इसमें लोगों को 500 लोगों को एकोमोडेट किया गया। और जो जापान मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है कि उसने वार्निंग जारी की है कि जो ज़लज़ले के बाद क्या खदशा है, तो सुनामी आने का खदशा है, तो उन्होंने लोगों को एवोक्यूएट करने की कोशिश की है और जो कि कितने हैं 23,000 रेज़िडेंट्स को उन्होंने एवोक्यूएट किया है ताकि लोगों को बचा सकें। और जो हम देखते हैं जो बाद में उन्होंने कुछ दिन बाद जो सुनामी का जो वार्निंग था उन्होंने खत्म कर दी कि अब खदशा नहीं है। तो हम देखते हैं इस फोटो में कि जो एपिसेंटर था वो इस इशिकावा प्रीफेक्चर में आया था। एपिसेंटर जो ज़मीन के नीचे होता है वहाँ पे मरकज़ था और जो इस एरिया के नज़दीक था तब तो शिद्दत ज़्यादा थी। जो ही उसका फ़ासला बढ़ता गया तो हम देखते हैं उसकी शिद्दत कम होती गई है। स्टूडेंट हम इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि जो हम मैप में देख रहे हैं कि जो जापान है ना, वो इसकी लोकेशन इस जगह पे हमें नज़र आ रही है। तो जापान जो था ना किसी ज़माने में चाइना के साथ जुड़ा हुआ था। और हम देखते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वज़ह से यहाँ पे क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है और एक्सटेंशन हुई है और जो जापान है वो चाइना से बहुत दूर होता गया है। इसलिए जब यहाँ पे ज़लज़ला आया है तो यहाँ पे क्या है, समुंदर में यहाँ पे मूवमेंट हुई है तो यहाँ पे सुनामी आने का खदशा था। तो जो नेबरिंग कंट्री थी उन्होंने भी क्या वार्निंग स्टार्ट कर दी और क्या कि सुनामी ना आ जाए और लोगों को क्या किया कि एवोकेट करने की कोशिश की और लोगों पे कहा कि वहाँ जो कोस्टल एरिया है उसको क्या करें, खाली कर दें। जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमें साउथ कोरिया नज़र आता है इस साइड और इस साइड चाइना है और इस साइड जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हमें सकलेन जो हमें रशिया का वो हमें आइसलैंड नज़र आता है। So this is all about the earthquake of the Japan. So thanks for watching.